Hi everyone, welcome to the sociology class. So today we are going to learn about dominant caste. It is a very important topic given by M.N. Srinivas. M.N. Srinivas is a structural functionalist sociologist that we study in Indian sociology. If you are preparing for CUET, PG or NET exam, this video is going to help you and in any other exam as well. I am your educator Bharvi Bharadwaj and this is the Telegram channel that you must join if you are preparing for any sociology exam. So let us start and understand what is dominant caste. So the concept of dominant caste was used for the first time in sociological literature by M.N. Srinivas. तो सबसे पहले dominant caste का जो जिक्र है वो M.N. Srinivas ने किया था. एक ऐसे था जिसका नाम है सोशल सिस्टम ऑफ अ मैसूर विलेज. ठीक है, ये इन्होंने एक ऐसे लिखा था. ये इन्होंने तब लिखा था जब इन्होंने रामपुरा विलेज की स्टडी करी थी. ठीक है, सो ये कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखना है. उसके बाद इन्होंने एक पेपर में इस चीज़ को इलेबोरेट किया. सबसे पहले इन्होंने इसमें बात की थी, उसके बाद इनका जो पेपर था द डोमिनेंट कास्ट इन रामपुरा 1959, इसमें इन्होंने डोमिनेंट कास्ट को काफ़ी इलेबोरेटेड वे में एक्सप्लेन किया है. ठीक है. In the Mysore village, the peasant Okalinga or Vokalinga composed of nearly half of the population and Okalinga were the biggest landowners. तो कौन सी peasant caste है जिसके बारे में इन्होंने बात की है, तो वो है ओकालिंगा. ठीक है, मैसूर विलेज में. इतना आपको याद रखना है. द टर्म डोमिनेंट कास्ट इज यूज टू रिफर टू अ कास्ट विच wields इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर एंड ऑक्यूपाइज अ फेयरली हाई पोजिशन इन द हायरार्की. मतलब डोमिनेंट कास्ट क्या होती है? एक ऐसी कास्ट जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल होती है और जो हायरार्की होती है सोसाइटी में उसमें वो एक हाई पोजिशन मेंटेन करती है. ठीक है, उसको इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था डोमिनेंट कास्ट. अभी हम लोग एग्जाम्पल्स भी देखेंगे कि कौन कौन सी कास्ट हैं जिनको हम डोमिनेंट कास्ट मानते हैं. ठीक है. नाउ दीज कास्ट आर अकॉर्डेड हाई स्टेटस एंड पोजीशन इन ऑल फील्ड्स ऑफ सोशल लाइफ. ये जो कास्ट होती हैं इनकी हर फील्ड में ये हाई स्टेटस गेन करते हैं. ठीक है, हाई स्टेटस पे ये होते हैं, इनकी पोजीशन हायर होती है. द पीपल ऑफ अदर कास्ट लुक अप टू देम एज देयर रेफरेंस ग्रुप. और जो अदर कास्ट के लोग होते हैं जो डोमिनेंट कास्ट में नहीं आते, वो इस कास्ट को एज अ रेफरेंस ग्रुप लेते हैं. रेफरेंस ग्रुप मतलब वो उसके जैसा बनना चाहते हैं, वो उसके बिहेवियर, रिचुअल, कस्टम, आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं. ठीक है, ताकि वो उसके जैसे डोमिनेंट कास्ट में आ सके. ओके. सो एक डेफिनेशन है जो कि श्रीनिवास ने हमें दी है डोमिनेंट कास्ट की, ये आपको याद रखनी है. क्वेश्चन इसमें से बनते हैं. ठीक है. अ कास्ट में बी सेड टू बी डोमिनेंट व्हेन इट प्रीपॉन्डरेट्स न्यूमेरिकली ओवर अदर कास्ट एंड when it also wields preponderant economic and political power. A large and powerful caste group can be more easily dominant if its position in the local caste hierarchy is not too low. मतलब डोमिनेंट कास्ट क्या होती है? जो न्यूमेरिकली ज़्यादा होते हैं अदर कास्ट से. ठीक है, उनके पास इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर होती है और इसके अलावा अगर उनका जो कास्ट हायरार्की होता है अगर वो उसमें बहुत ज़्यादा लो पोजीशन पे नहीं है तो वो बहुत इजीली एक डोमिनेंट कास्ट बन सकते हैं. ठीक है, तो श्रीनिवास ने इतनी बातें बोली थी. अब ये जो चीज़ है ना, ये ब्लॉक, ये आपके लिए है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट. ठीक है, क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें से आपको 2-3 नाम दे देंगे और कहेंगे इसमें से कौन सी ऑप्शन में. लेट्स सी, ऑप्शन में आपको दे दिया उन्होंने रेड्डी, नायर, मराठा और एक और कोई और कास्ट दे दी. अब आपसे पूछेंगे इनमें से कौन सी है जो डोमिनेंट कास्ट नहीं है. तो आपको स्टेट के अकॉर्डिंग कौन सी डोमिनेंट कास्ट है इसके आपको ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है, दिस यू हैव टू जस्ट लर्न कि मैसूर में कौन सी है, देन आंध्र प्रदेश में रेड्डी कम्मा है ना, तमिलनाडु में है, देन केरला में है नायर. केरला का तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और मैसूर का भी पूछा जाता है क्योंकि श्रीनिवास ने तो स्टडी ही की थी. महाराष्ट्र में मराठा हैं, गुजरात में बनिया है, और भी आपको अगर आप सर्च करोगे तो और भी मिल जाए अगर, तो इसमें ऐड कर देना और इस वीडियो के कमेंट में भी ऐड कर देना अगर इसके अलावा आपको कोई भी डोमिनेंट कास्ट पता हो. ठीक है, बट इतनी तो आपको बेसिकली याद करनी ही है क्योंकि एग्जाम में पूछी जा सकती है. ठीक है.
नाउ द फीचर्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डोमिनेंट कास्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से अक्सर बनता है, पूछा जाता है, तो इसे आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डोमिनेंट कास्ट की जो आपको याद रखनी है। पहला क्या है, डोमिनेंट कास्ट होने के लिए ज़रूरी है कि वो कास्ट इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली स्ट्रांग हो। दूसरा, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, यानी नंबर में ज़्यादा होनी चाहिए वो कास्ट जो डोमिनेंट कास्ट बनना चाह रही है। नेक्स्ट है कि जो लोकल हायरार्की है उसमें आप फेयरली हाई प्लेस पे हो। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मतलब अगर आप शूद्र हो तो आप लो हो एकदम। जो हायरार्की हम पढ़ते हैं उसमें सबसे लो पे शूद्र आ जाता है और इसके नीचे भी आ जाता है अनटचेबल। तो अगर आप इसमें हो तो डोमिनेंट कास्ट बनना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। पर अगर शूद्र से ऊपर हो, थोड़ा भी हाई कास्ट में आप आ रहे हो हायरार्की में, तो फिर आप बहुत अच्छे से डोमिनेंट कास्ट में आ सकते हो। एंड एजुकेशन, वेस्टर्न एजुकेशन है अगर फॉलो कर रहे हैं कास्ट के लोग तो वो भी डोमिनेंट कास्ट में आ सकते हैं। तो 4 ऐसे फैक्टर्स हैं, 4 ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फीचर्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। पहला, टू बिकम अ डोमिनेंट कास्ट यू हैव टू बी इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली स्ट्रांग, यू हैव टू हैव न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ, नंबर में आप ज़्यादा होने चाहिए। इसके अलावा जो लोकल हायरार्की होती है उसमें एक हायर प्लेस हो। ठीक है, और एजुकेशन जो है वो भी बढ़िया होनी चाहिए ताकि आप डोमिनेट कर पाओ। वेस्टर्न एजुकेशन बेसिकली होना चाहिए। ठीक है, तो ये चारों चीजें आपको याद रखनी है, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। नाउ ट्रेडिशनली देखा जाए तो न्यूमेरिकली स्मॉल कास्ट ओइंग लैंड इन रूरल एरियाज और विल्डिंग पॉलिटिकल पावर और इनहेरिटिंग अ लिटरेरी ट्रेडिशन वर एबल टू डोमिनेट इन द विलेज। ठीक है, जो भी ऐसी कास्ट है जो कि लैंड ओन कर रही हैं, पॉलिटिकल पावर है, जिनके पास लिटरेरी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं, वो आसानी से विलेज में डोमिनेट कर सकते हैं। ये किस में होता था, ट्रेडिशनल वे में। ठीक है, ही हैज़ प्रोवाइडेड हिस्टोरिकल रीजन फॉर द पावर एक्सरसाइज्ड बाय ट्रेडिशनल हायर कास्ट। सो जो श्रीनिवास हैं उन्होंने हिस्टोरिकल रीजंस भी दिए हैं कि क्यों ट्रेडिशनल कास्ट जो हैं वो एक हायर पोजीशन पे हैं। ठीक है, ही सेज दैट ट्रेडिशनल हाई कास्ट हैड इन्फ्लुएंस बिकॉज ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन। उन्होंने कहा कि जो ट्रेडिशनली हाई कास्ट हैं, लेट्स से ब्राह्मण, तो वो एक बेनिफिट्स जो हैं हायर कास्ट के वो इसलिए ले पा रहे हैं, वो हाई कास्ट इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को अपनाया है और वहाँ से उन्होंने बेनिफिट्स लिए हैं। ठीक है, अर्लियर द न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ कास्ट वॉज नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट with coming of adult suffrage and the reservation given to scheduled caste and scheduled tribe, numerical strength has assumed। पहले नहीं होता था इतना इंपॉर्टेंट कि आप नंबर्स में ज़्यादा हों, बट अब क्योंकि बहुत सी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, बहुत कुछ आ चुका है, रिजर्वेशन आ चुका है, इसलिए अब नंबर जो है वो मैटर करने लगता है। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द व्यूज ऑन डोमिनेंट कास्ट। सो आंध्र बेते का व्यू देख लेते हैं पहले हम। देखो इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है दैट पावरफुल फैमिलीज इन द पास्ट वर द बिग लैंड ओनिंग फैमिलीज। यानी ट्रेडिशनली हम देखते हैं पहले क्या होता था कि पावरफुल फैमिलीज वही होती थी जिनके पास बहुत सारा लैंड होता था। ठीक है, दीज इंक्लूडेड द प्रिंसिपल ब्राह्मण फैमिलीज और नॉन ब्राह्मण में मराठा फैमिली। तो कौन होती थी वो, मराठा फैमिली हो जाती थी अगर ब्राह्मण की बात हम नहीं कर रहे हैं। और ज़्यादातर ज़मीन आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ में भी देखा होगा कि ब्राह्मण्स के पास ही होती थी, राइट। टुडे पॉलिटिकल पावर वेदर इन द विलेज और आउटसाइड इट इज़ नॉट क्लोजली टाइड टू ओनरशिप। बट अब चीज़ें बदल चुकी हैं, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, पॉलिटिकल पावर जो है वो ज़रूरी नहीं है आपके पास हो अगर आपके पास लैंड है। ठीक है, न्यू बेसिस ऑफ पावर हैव इमर्ज्ड। अब अलग तरह के नए तरह के पावर्स आ गए हैं जो कि इंडिपेंडेंट है, चाहे वो आपकी कोई भी कास्ट हो, क्लास हो, पावर इन सबसे अब आगे बढ़ चुकी है। ठीक है, परहैप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग दीज इज, तो इनका कहना था आंद्रे बिते का कि न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है कि नंबर में आप ज़्यादा हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स में जिनके बारे में अभी हमने बात की। ठीक है, सो आपको ये सारे पॉइंट्स आंद्रे बेते के अंदर याद रखने हैं। क्वेश्चन यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है डीएन मजूमदार। तो इनकी ये जो ये फर्स्ट पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो डीएन मजूमदार ने जो है स्टडी की थी मोहाना विलेज एक है यूपी में, उस पे। ठीक है, 1958 में इन्होंने ये स्टडी की थी और इन्होंने यहाँ पर देखा था कि ब्राह्मण और ठाकुर जो है वो डोमिनेंट कास्ट थे मोहाना में। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहले तो डीएन मजूमदार ने कहाँ पे स्टडी किया था,
कब स्टडी किया था, या फिर कौन सी ऐसी 2 कास्ट थी जो मोहाना विलेज में डोमिनेंट थी। तो इस तरह से आपको चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। बट एट अ लेटर स्टेज ही फाइंड्स दैट डोमिनेंस ऑफ ठाकुर ग्रुप हैज़ बिगिन टू बी शेकन अप ever since the legal removal of its economic pillar, the zamindari system, which was a strong medium through which it held the various other caste in a position of। so बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो ठाकुर हैं उनका डोमिनेंस कम हो जाता है, क्योंकि जो जमींदारी सिस्टम है वो हटने लगता है, ठीक है। तो आपको ये सब इतना याद नहीं रखना है, बस जो मैंने बताया ऊपर का पॉइंट वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है योगेंद्र सिंह। अब देखो, योगेंद्र सिंह ऑब्जर्व्स दैट द सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव फाउंड द प्रेजेंस ऑफ डोमिनेंट कास्ट इन मोस्ट ऑफ द साउथ विलेज। इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो साउथ इंडियन विलेजेस में ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है दैट योगेंद्र सिंह क्या मानते थे, द बेसिक डिटर्मिनेंट ऑफ अ डोमिनेंट कास्ट इज द सुपीरियर इकोनॉमिक स्टेटस। इनके अकॉर्डिंग क्या है कि डोमिनेंट कास्ट होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि आपका इकोनॉमिक स्टेटस सुपीरियर होना चाहिए, ठीक है। साउथ इंडिया में देखें हम तो ये ब्राह्मण है, नोकालिंगा, ये सब ऐसी कास्ट हैं जो डोमिनेंट होती हैं। द हाविक ब्राह्मण्स इन विलेज टोल्टागढ़े इन मलौड एरिया, मैसूर सम्राज्य, ये सब आप देख सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दीज आर जस्ट द फैक्ट दैट यू कैन रीड, ओके। एंड दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्क्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। एक बार एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको बताती हूँ किस तरह का। उसमें ये पूछा गया था कि ये जो द रिमेंबर्ड विलेज बुक है एम.एन. श्रीनिवास की, आई थिंक दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट। सो क्वेश्चन ऐसा था कि ये जो बुक है ये इसका नाम द रिमेंबर्ड विलेज क्यों रखा गया, क्या इसका रीज़न था। नाउ यू हैव टू गो एंड सर्च एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि व्हाट वाज द रीज़न दैट एम.एन. श्रीनिवास ने इस बुक का नाम द रिमेंबर्ड विलेज रखा, ठीक है। सो थोड़े से फैक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं, एक एक बुक को आप सर्च कर कर विकीपीडिया पे उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, सो दैट वे यू कैन डू दी क्वेश्चंस अगर एग्जाम में कुछ फैक्चुअल पूछ लेता है। That's it for today, guys. I hope you liked today's lesson. If you are a sociology student, don't forget to subscribe. You can check the playlist में अपने अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दो। एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल दैट यू मस्ट ज्वाइन। एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन द टेलीग्राम, कोई भी PDF हो, कोई भी बुक हो, दिस इज़ माई पर्सनल टेलीग्राम। आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको सोशोलॉजी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, कीप लर्निंग।